बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट टेस्ट गैसेस, यूनिट 3 गैसेस, और उसका दूसरा लेक्चर है। ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर में मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ जनरल या आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ना, दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, वेरियस फॉर्म्स। P फिजिकल टू NRT मशहूर ज़माना, दिस इज़ द मेजर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। P1 V1 ये D और ये मुख्तलिफ जो है ना, दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। आपसे इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। आपसे इनसे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वो आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप MCQ। बाद जब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें बताएं कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर में से आएंगे। तो पहली तो बात है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का वो हिस्सा जहाँ पे आपके पास एम्पिरिकल मोलेकुलर फार्मूला है, जहाँ पे आपके पास मोल, एवोगाड्रो नंबर, स्टोइचियोमेट्री है। और चैप्टर नंबर ये वाला जो है यूनिट 3 गैसेस, इसमें ये वाला हिस्सा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है, इससे न्यूमेरिकल टाइप MCQ आता है। दूसरी बात, ये आई कहाँ से, P फिजिकल टू NRT ये कहाँ से आया। मैं इसकी ना कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आते हैं। इसके लिए ना पहले तो मैं आपके सामने जनरल गैस इक्वेशन का जिक्र करता हूँ। जनरल या आइडियल गैस इक्वेशन ये मेरे पास आ गई बेटा जी। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और आपको इन सब में, इन तीनों में कांस्टेंट्स का भी पता है। अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो उसमें N और T कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में N और P कांस्टेंट है, और इसमें T और P कांस्टेंट। आपने ना कुछ देर के लिए कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करना है और इन तीनों लॉज को कंबाइन करना है। जब कंबाइन करेंगे यू विल हैव V प्रोपोर्शनल टू NT ओवर P। ये आ गया। अब अगला काम, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें। अमूमन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम ख़त्म करते हैं ना तो हम K लेते हैं, बट हेयर V दैट इज इक्वल टू R NT ओवर P हमारे पास है। यहाँ पे जो R है ना, दिस इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ PV दैट इज इक्वल टू NRT। ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज द मेजर फॉर्म ऑफ मेजर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, मेजर फॉर्म। इसमें जो R है ना, R दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। R इज का जनरल गैस कांस्टेंट। ये जो R है ना, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे ये R का लेटर हमने यूज़ किया, साइंटिस्ट के नाम पे। अब ना ये इसको आप देख लेंगे। ये आ गया नंबर 1, ये मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा आ गया। नंबर 2, दूसरी बात, अगर मैं PV दैट इज इक्वल टू NRT लूँ और मैं इसको 1 मोल ऑफ गैस पे अप्लाई करूँ, 1 मोल, N इज इक्वल टू 1, तो जब मैं इसको 1 मोल पे अप्लाई करता हूँ ना, N इज इक्वल टू 1, तो अब ये मेरे पास बन जाएगा PV दैट इज इक्वल टू RT। R को एक साइड पे रखो, T डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये बन जाएगा PV ओवर T दैट इज इक्वल टू R। और अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करें, ये बन जाएगा P1 V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 एंड दैट इज इक्वल टू R। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। ये दूसरी फॉर्म है, दूसरी उसकी शक्ल आ गई। बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो हमारे पास आएगी ना, वो ये है, अगर आप बुक्स को बंद करके इसको देख लो ना, तो मैं
कुरान पे हलफ दे के कहता हूँ कि मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा, अब वेरिफिकेशन छोड़ो, अब सिर्फ इधर देखो, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। वो टैली आप करेंगे सारे क्या P1 V1 उधर लिखा है, इधर इस काम में रहोगे, सीखो इधर। अगली बात पे जाओ, मैं दोबारा लिखता हूँ PV दैट इजकल टू NRT, ये चीज़। अब इसमें आप n को जानते हैं, n होता है मैस ओवर मोलेकुलर मैस, ये n है। आप n की जगह पे स्मॉल m कैपिटल M लिखें, ये आ जाएगा PV दैट इजकल टू M ओवर कैपिटल M RT। ये जो मैंने लिखा ना, ये इससे भी न्यूमेरिकल टाइप MCQ आता है। मसलन आपको एक गैस का मैस दिया गया है, मैस के इतने ग्राम है, आपको उसका प्रेशर भी बताया गया है, टेम्परेचर भी बताया गया है, वॉल्यूम भी बताया गया है, और कहा गया बताओ गैस कौन सी। दिस इज़ द क्वेश्चन। मसलन मैंने आपसे जो गुफ्तगू की है वो ये है, मैंने आपसे कहा है कि आपके पास एक गैस है यहाँ पे, आपके पास एक गैस है 44 ग्राम ऑफ अ गैस। ये जो मैं MCQ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये प्रीवियस एंटी टेस्ट MCQs हैं। हर रोज़ लेक्चर के एंड पर मैं 5, 6, 7 MCQs प्रीवियस MD कैट के, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि किस नेचर का, किस किस्म के MD कैट में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो, मैस 4.4 ग्राम मीन मैस, ये आ गया मैस एट STP टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आ गया, ये आ गया V। आपके पास MB आ गया, TB आ गया, PB आ गया, VB आ गया, R कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब वो कहता है बताओ वो गैस कौन सी होगी। अब इन चारों में से कौन सी होगी भाई, हमें चारों में से गैस कौन सी होगी कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूलर मैस से। इसका मतलब है ये सारा डाटा यूज़ करके मैं उस गैस का क्या मालूम करूँगा? मॉलिक्यूलर मैस। और मॉलिक्यूलर मैस के लिए मैं वही इक्वेशन यूज़ करूँगा जो अभी मैं वो उधर हाईलाइट करके आया हूँ। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस 32 ग्राम पर मोल आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम पर मोल। अब 28 आप क्या कहेंगे कैसे भला? कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, तो दोनों को ऐड करेंगे 28, और NO2 नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 2 हैं 32 हो गए, इनको ऐड करोगे तो क्या होगा? 46 ग्राम पर मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको आता है 44 ग्राम पर मोल। यानी आपको चारों गैसेस के मोलेकुलर मैसेज आते हैं। अब क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन, यही है वो पीछे जो लिखा था मैंने, आपने मॉलिक्यूलर मैस है तो वो 44 आया, इसका मतलब है योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। बाज़ दफ़ा क्या होता है? बाज़ दफ़ा होता है कि आपको ना डेंसिटी दी जाती, यानी ये फार्मूला D = PM / RT। बाज़ दफ़ा स्टेटमेंट में आपको डेंसिटी दी जाती है, एक गैस है उसकी इतनी डेंसिटी है, उसका इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, बताओ गैस कौन सी होगी। अगर डेंसिटी दी जाए और अननोन गैस को पूछा जाए तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो M है इसको कैलकुलेट करें। अगर मैस दिया जाए और बाकी ये चीज़ें भी दी जाएं और आपसे अननोन गैस पूछी जाए तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें। ये तो है ना, पहले आपको फार्मूलाज पे अबूर होना चाहिए। दूसरा, कौन सा फार्मूला कहाँ यूटिलाइज हो रहा है इसको आपने देखना है। मैं दोबारा अपने उसी नुक्ता की तरफ आता हूँ जहाँ से हम पढ़ रहे थे। बेटा जी हम यहाँ तक आ गए और ये मैं आपको बात बता रहा था। अच्छा, ये अभी इक्वेशन का हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, अगर मैं M को इधर ले जाऊँ, V को इधर ले आऊँ, ये बन जाएगा PM दैट्स इक्वल टू M/V/RT। इट्स ओके। और मैस ओवर वॉल्यूम, यू नो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी। तो अब जहाँ पे ये लिखा हुआ है मैं क्या लिखूँगा? डेंसिटी। तो ये बन जाएगा PM दैट इज इक्वल टू DRT।
बेटा जी इसको दो तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर डेंसिटी लेनी है तो कैसे करोगे, अगर मोलेकुलर मैस लेना है तो आप इसको कैसे किया करोगे। ये दो तरह से, डेंसिटी लेनी है ना, डी लेना है तो ये PM और ये RT इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर आपने मोलेकुलर मैस मालूम करना है तो ये P दूसरी तरफ जाके DRT के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यूँ हमारे पास ये जो अभी मैंने आपको बताई है ना, ये वो जो अभी मैंने लास्ट में बोला है, और ये डेंसिटी दैट इज इक्वल टू PM/RT। ये आपके पास टोटल ना ये 5 वो इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से आप न्यूमेरिकल टाइप MCQs उनको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ है ना वो है जनरल या आइडियल गैस कांस्टेंट। ये आ गया। ये जितनी भी बातें लिखी हुई हैं मैं अक्सर आपसे कहता हूँ ऑल दीज डॉट्स आर एक्चुअली MCQs, लेकिन ये जितना लिखा हुआ है ना पहले मैं आपको समझाता हूँ ताकि हमें इनको पढ़ने में आसानी रहे। मैं ना एक पेज ओपन करता हूँ और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जनरल या आइडियल गैस कांस्टेंट। ये जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास जी बेटा जी, पहली बात ये जिसे हम R कहते हैं, R कैपिटल R, पहला पॉइंट, R की वैल्यू कहाँ से आती है। वो कहते हैं जी R की वैल्यू ना आप जनरल गैस इक्वेशन से लेते हैं, जैसे PV दैट इज इक्वल टू nRT। इट्स ओके, आपने इसमें R को लेना है ना, तो R विल बी इक्वल टू R, इट विल बी इक्वल टू क्या होगा भला, PV/NT। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर मैं R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम, N और T चारों की वैल्यू होनी चाहिए, फिर मैं निकालूंगा। ये मैं कहाँ से लाऊँ, PV/NT की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊँ। वो कहते हैं आप इसको ना एवोगैड्रोस प्रिंसिपल, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, एवोगैड्रो प्रिंसिपल। अच्छा, आप इससे पहले ना एवोगैड्रो लॉ पढ़ चुके हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, एवोगैड्रो नंबर पढ़ चुके हैं, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एवोगैड्रो प्रिंसिपल। बेटा जी ये जो एवोगैड्रो प्रिंसिपल है ना, एवोगैड्रो प्रिंसिपल ये होता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at STP occupies, इसमें ना कुछ ये प्रॉब्लम कर रहा है, STP occupies ये 22.414 dm³ वॉल्यूम। अगर आप इसको देखोगे ना, ये जो मैंने लिखा है, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ना इसमें चार चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पहले लिखा हुआ है 1 मोल, तो N इज इक्वल टू 1 मोल, ये पहली बात होगी। दूसरी बात लिखा हुआ है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर मैं हमेशा 273 केल्विन लूँगा, मैं केल्विन में लूँगा। भला क्यों? क्योंकि ये ना PV = nRT ये 3 गैस लॉज का कम्बिनेशन है, और उसमें एक लॉ है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर किस में वो कह रहा है, एब्सोल्यूट। तीसरी चीज़ प्रेशर क्या है। बेटा जी प्रेशर जो है ना वो लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन मैं कहूँगा आपको साथ ही साथ ना 760 टॉर भी आना चाहिए। मैं कहूँगा आपको साथ ही साथ 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर -2 भी आना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, ये क्या मुख्तलिफ प्रेशर है? आंसर है नो। मैं कहता हूँ इस वक्त कमरे के अंदर हवा का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, दैट्स ओके। मैं कहता नहीं, इस वक्त हवा का प्रेशर 760 टॉर है, और भाई उतना ही है जितना 1 एटमॉस्फेयर है। अगर मैं एक स्टूडेंट को 100 रुपीज़ देता हूँ, फिर मैं उसको 250 के 2 नोट देता हूँ, फिर उसको मैं 10 के नोट 10 देता हूँ,
तो उसका मतलब है कि वो तीनों जो मैंने दिए वो इक्वल अमाउंट है। ये भी सारे के सारे क्या है, इक्वल, यूनिट्स मुख्तलिफ है। अब तीसरी बात, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 22.414, ये जो 22.414 है डी एम क्यूब है, डी एम क्यूब। अगर इसको मैं मीटर क्यूब में ले जाऊं, थोड़ा सा ना मुझे इसको ना एक दफ़ा बंद करके चलाना पड़ेगा। स्टूडेंट दोबारा, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मेरे पास ना या तो आप ले लें 22.414, या अगर हम इसको ले लें, इसको काट के 22.414 डी एम क्यूब, या इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको मैं क्या कर लेता हूँ 0.022414 मीटर क्यूब। तीनों में से जो मर्जी ले लो, तीनों ये वॉल्यूम है। अच्छा चलें, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, मैं आपको ना आर की वैल्यू और यूनिट्स बताना चाहता हूँ। आर जनरल गैस कांस्टेंट, मैंने कहा कहाँ से कैलकुलेट करो, जवाब आया हम उसको जनरल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पी, वी, एन और टी, इनकी वैल्यूज़ चाहिए। इट्स ओके, वो वैल्यू कहाँ से हम लाएं, वो हम लाएंगे एवोगैड्रो प्रिंसिपल से। हमें एवोगैड्रो प्रिंसिपल आना चाहिए, और उसमें हमने ख़ास बात क्या देखी कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, उनका तो एक एक यूनिट है, 1 मोल, और उधर केल्विन 273। लेकिन जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम की बात की तो उसमें एक से ज़्यादा यूनिट्स निकले। अब ज़रा सुनना, अगर मैं लिखता हूँ ना, अगर मैं लिखता हूँ पी वी दैट इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी दैट इज इक्वल टू आर, ये मैं लिखता हूँ। अब एन हमेशा मैं 1 मोल लूँगा, टी हमेशा मैं 273 केल्विन लूँगा। देयर विल बी नो चेंज इन द यूनिट्स ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। हाँ, देयर विल बी द चेंज इन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड इन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब है प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर भी हो सकते हैं, टॉर भी हो सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकते हैं। वॉल्यूम आप डीएम क्यूब में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो, मीटर क्यूब में भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पी और वी इनके यूनिट्स चेंज करता जाऊंगा, आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये मैंने बोला दिस इज एन एमसीक्यू, यानी आर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, किसके चेंज होने से चेंज हो रही है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड। क्या एन और टी उसके यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती? आंसर है नो, वो तो सेम रहने। अब एक और बात, मैं ना कुछ चीज़ें आपको याद करवाता हूँ। एक लफ्ज़ है वैल्यू, एक वैल्यू, और दूसरा लफ्ज़ है यूनिट ऑफ आर। पहले यूनिट्स पे आओ, मैं लिखता हूँ मोल पर डीएम क्यूब, पर मोल पर केल्विन। मैं लिखता हूँ पर मोल पर केल्विन 2, मैं लिखता हूँ पर मोल पर केल्विन 3, पर मोल पर केल्विन 4, जितनी दफ़ा मर्जी लिख लो, पर मोल पर केल्विन, चलें पर मोल पर केल्विन, चल मैं इतनी दफ़ा लिखता हूँ। ये आपने सब में सेम ले लिया, वो इसलिए सेम लिया कि एन और टी डिनोमिनेटर में हैं। एन जो है वो मोल होगा और टी क्या होगा, केल्विन में, और जब डिनोमिनेटर वाले ऊपर जाएंगे तो पर मोल पर केल्विन बने। अब यहाँ पे आप लिखोगे एटमॉस्फियर, ये ना, यहाँ पे आप लिखोगे एटमॉस्फियर डीएम क्यूब, यहाँ पे आप लिखोगे एटमॉस्फेयर को चेंज कर लो टॉर डीएम क्यूब, यहाँ पे आप डीएम क्यूब को चेंज कर लो टॉर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे न्यूटन मीटर,
यहाँ पे न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जाउल, और फिर इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दो। ये तरतीब आपको आनी चाहिए। अगली बात, आपको ना कुछ नंबर्स हैं बेटा जी, आपको वो नंबर भी आने चाहिए। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है आपके पास, पहला नंबर आपके पास है 0.0.0821। ये वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब है ये आर की पहली वैल्यू आ गई। अब एमसीक्यू क्या आपसे पूछा जाएगा पेपर में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा तो बताओ आर की क्या वैल्यू होगी? आप बताओगे 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब अगली बात, अगला आपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पे आ जाओ, ये 62.4 आ गया। अगेन यू हैव द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इन टॉर्क एंड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आपने इसको 6 to 400 कर दो। अब इसमें प्रेशर किस में है? वो तो टॉर्क में ही है। अब वॉल्यूम डीएम क्यूब की बजाय किस में चला गया? सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये दो वैल्यूज आ गई, ये दो वैल्यूज 8.3143, 8.3143, ये तो दोनों एक जैसे लिखी है। सिस्टम इंटरनेशनल में ये आर की वैल्यू है। क्वेश्चन कौन सी, ये जाउल वाली या न्यूटन मीटर वाली? आंसर है अगर दोनों दी जाएं ऑप्शन में, विच ऑफ रिवॉल्विंग इज द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई, अगर दोनों चीज दी जाएंगी तो फिर आप जाउल वाली को कंसीडर करेंगे। और दूसरी बात, अगर जाउल वाली नहीं दी जाती ऑप्शंस में और न्यूटन मीटर वाली दी जाती है तो फिर आप किसको टिक करोगे? न्यूटन मीटर। यानी दोनों में से प्रेफरेंस किसको देनी है? जाउल को, बिकॉज जाउल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, कैलोरी पे आ गया। कैलोरी में आएंगे ना तो ये आपके पास आ गया 1.987। मेरी एक बात याद रखना कि जो 1.987 है, 1.987 ये तकरीबन इक्वल टू 2 है। तो चाहे आप ये 1.987 लिख लो या इसकी जगह पे क्या लिख दो? 2। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, बात को ज़रा सुनना है। मैंने आपके सामने ना आर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ और फिर उसके यूनिट्स लाया, वैल्यूज़ और फिर यूनिट्स, और मैंने कहा आपने सबको याद करना है। उसमें एक वैल्यू थी 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन, ये थी। और बिल्कुल इसके साथ एक और वैल्यू थी और वो थी 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये थी एक। अब इम्पॉर्टेंट नुक्ता क्या है? ये नुक्ता ये है कि आपने इस वैल्यू को इसमें कैसे कन्वर्ट किया। वो मैंने इसी तरह कन्वर्ट किया कि मुझे पता है कि 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.184 जाउल। बेटा जी इस बात को ज़हन में रखना है कि जो कैलोरी है इट इज़ अ बिगर यूनिट देन जाउल। कैलोरी बड़ा यूनिट है। 4 जाउल, तकरीबन 4 जाउल मिले 1 कैलोरी के बराबर होता है। यानी रफली कैलोरी जाउल से 4 गुना बड़ा यूनिट है। इट्स ओके, कैलोरी बड़ा यूनिट है, जाउल छोटा यूनिट है। कैलोरी जाउल से कितना बड़ा है? 4 गुना। कैसे पता चला? इस रिलेशन से। ये तो मैंने आपको बताया, दिस इज द एफएससी, दिस इज द एफएससी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 जाउल कितने कैलोरी के बराबर है, दिस इज द एमडी कैट, एमडी कैट। तो आप बताओगे 1 कैलोरी कितने जाउल के बराबर है? तो क्या सिंपल सा है, आप 1 को 4.184 पर डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा, और वो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.239। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक और बात, ये जो ऊपर आपने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने ये सारा कुछ पढ़ा है, ये सारी आर की वैल्यूज़ है। मेरे बच्चे ज़रा ना अहम नुक्ता की तरफ बढ़ना, अहम नुक्ता की तरफ। अब एंटी टेस्ट जिसे मैं कहता हूँ, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। ये जो आर है
ऊपर तो हमने कैलकुलेशन की है, मैथमेटिकल वर्क किया है, ये हकीकत में दिखती कैसे है, ये है क्या चीज़ आर, इसके हम पीछे क्यों पड़े हुए? बेटा जी आपके पास ना, आपके पास ये कंटेनर है, इसमें ये गैस है, ये गैस कितनी है? 1 मोल। क्या 2 मोल नहीं हो सकती? नहीं नहीं, 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल का मतलब है आपके पास मालिक्यूल कितने हैं? 6.022 क्रॉस 10⁻23, इतने मालिक्यूल्स हैं। 1 मोल गैस है, इसका टेम्परेचर कितना है? ये कोई भी टेम्परेचर ले, कोई एनी, इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन। 298 केल्विन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आपके पास 1 मोल गैस है और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, रूम टेम्परेचर पे है, आपने उसको हीट करना है, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी, तो आप उसको एनर्जी देंगे। मेरा सवाल है कि उसका टेम्परेचर 299 केल्विन यानी 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आप कितनी एनर्जी देंगे? 1 मोल गैस, टेम्परेचर इतना, आप टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप पर मोल पर केल्विन 1 मोल गैस 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, एनर्जी कितनी दोगे? वो कहते हैं आप आर से पूछ लो, कौन सी गैस है आइडियल, तो वो कहते हैं आर से पूछ लो। अब आर कहती है तो आप एनर्जी देंगे 0.0821, इतनी देंगे। एटमॉस्फेयर में इसको जरा ना, आप एनर्जी देंगे 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³, इतनी एनर्जी देंगे। और आप एनर्जी देंगे 62.4 टॉर dm³ पर मोल पर केल्विन। आप एनर्जी देंगे 8.3143 जाउल, इतनी। आप एनर्जी देंगे 1.987 कैलोरी। आप एनर्जी देंगे 8.3143 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 अर्ग, इतनी देंगे। इसका मतलब है ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी है ना, ये वाली जिसको मैंने ये ग्रीन में लिखा है, ये सारी, ये 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए चाहिए, और जितनी भी ये वैल्यू दी ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। अच्छा, इस पर एक और अहम नुकता आ रहा है। मैं कहता हूँ कितनी एनर्जी चाहिए? आप जब कहते हैं ना 1.987 कैलोरी, तो कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, मुझे पता है पहले। आप कहते जी इतने अर्ग इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, पता है हमें। आप कहते जी 8.314 जाउल, हमें पता है कि जाउल इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन ये ऊपर क्या कह रहे हैं? टॉर dm³, एटमॉस्फेयर dm³, क्या ये भी एनर्जी के यूनिट है? यस। यहाँ एनर्जी 2 शक्लों में प्रोवाइड हो रही है एनर्जी, एक वर्क डन की सूरत में, वर्क डन, और वर्क डन हम कहते हैं PV, और एक आपके पास ये हीट की सूरत में एनर्जी। यानी आप ना 2 तरह से इस सिस्टम को, गैस को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक हीट करके और एक सिस्टम पर क्या करके? वर्क डन करके। अगर वर्क डन करते दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट की सूरत में आपके यूनिट्स होंगे जाउल, अर्ग, कैलोरी, और वर्क डन की सूरत में आपके यूनिट्स क्या होंगे? एटमॉस्फेयर dm³, टॉर dm³, टॉर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने ऊपर ये टेबल बनाया ना, या अगर मैं इस पे चला जाऊँ, इस पे अगर मैं चला जाऊँ, ये इस टेबल में एटमॉस्फेयर dm³ इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ, ये नीचे मैंने लिख भी दिए यूनिट्स ऑफ एनर्जी। PV इज द वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जाउल को पढ़ते हैं, अर्ग को पढ़ते हैं, कैलोरी है, न्यूटन मीटर है, ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके नॉलेज में आने चाहिए कि दीज आर आल्सो द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, पीछे अभी तक जो हमने पढ़ा मैं समराइज करता हूँ। अगर आप R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप उसको जनरल गैस इक्वेशन से लेंगे, ये मैंने पहली बात आपको समझाई। इसमें PV and T को लेने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे? एवोगाड्रो प्रिंसिपल। इसमें N और T इसका एक यूनिट आएगा, 1 मोल और 273,
लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम इनके एक से ज़्यादा यूनिट्स आएंगे। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ पी वी इज नेचर ऑफ गैस, क्योंकि ये जो आर है इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैसेस। आगे बढ़ो, आपके पास ये सारे यूनिट्स जो मैंने अभी आपको समझाया, वैल्यू भी आनी चाहिए, यूनिट्स भी आने चाहिए, और ये सारे के सारे MCQs हैं। ये अक्सर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ आर की कौन सी करेक्ट वैल्यू है। जैसे मैं आपको ले जाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा जी मुझे बताएं कि इनमें से आर की करेक्ट वैल्यू कौन सी है। ये आ गया आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। अब अगर एक ठीक है तो बाकी गलत क्या है, उनमें गलती क्या है। यू हैव टू लोकेट द मिस्टेक, ब्लंडर लोकेट तो करो कहाँ पे क्या गलती है, ताकि आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। पहला ठीक है वो 1.987, और मैंने अभी क्या कहा कि 1.987 आप इसको रफली क्या कह सकते 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन एक ही बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये 8.3 जो होता है ना, ये कैलोरी नहीं होता, ये क्या होता है जाउल। इसमें क्या है, इसमें एटमॉस्फेयर तो दिया है, DM³ तो दिया, क्या कमी है एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपने ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है ना तो फिर आगे कैलोरी लाओ, और अगर आपने जाउल को रखना है ना तो फिर पीछे 8.3143 कर दो। इट्स ओके। ये एक और बात, एक दफ़ा ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, चले जितनी आपने बातें सुनी है ना मुझे आप जवाब देना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि आपके पास ये MCQ है, आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, इट्स ओके। इसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, एक ही बात है। तो बताओ मुझे इसके लिए एनर्जी कितनी दरकार, मुझे गैस को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आंसर A 1 कैलोरी, B 2 कैलोरी, C 3 कैलोरी, D 4 कैलोरी। आपको कहाँ से पता चला 2 कैलोरी? ये ऊपर लिखा नहीं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी दरकार है। ये तो मैंने कैलोरी में कहा ना, तो वो कोई और भी दे सकता है, जॉल वाला भी, एटमॉस्फेयर DM³ वाला भी, टॉर DM³ वाला, किस कोई भी दे सकता है। आपकी ग्रिप होनी चाहिए बेटा जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट है ये वाला, और ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। आपने इससे पहले एक काम करना है बेटा जी, आपने काइंडली मेहरबानी फरमाकर आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करना है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रेलेवेंट गालबन 1-2 साल पहले ना क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने आपको बुक लगवाई हुई ना उस पर मैंने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, उसके एप्लीकेशन और कौन कौन से MCQs आए हैं, उनको MCQs को सॉल्व करने के 3 मेथड। असल में अगर मैं उसको इसमें शामिल कर लेता ना आज के लेक्चर में, तो मेरा लेक्चर 2.5 घंटे पे जाना था। अभी भी आप देखना कि तकरीबन 1 घंटा 15-20 मिनट से ऊपर लेक्चर निकल जाएगा। तो इसलिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने, और साथ ही ग्राहम लॉ को भी आपने देखना। ये आओ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ KMT ऑफ गैसेस, KMT ऑफ गैसेस। अब ना वक्त नहीं है कि इसको रट्टा लगाया जाए, अब वक्त है इसको समझा जाए। KMT ऑफ गैसेस ना अ सेट ऑफ पास्टुलेट्स, अ सेट ऑफ पास्टुलेट। तकरीबन मोस्ट बुक्स में, ज़्यादातर किताबों में, मोस्टली बुक्स में 8 पास्टुलेट्स दी गई हैं। 8 पास्टुलेट का एक सेट। अब ये पास्टुलेट क्या होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ थ्योरी इज कॉल्ड पास्टुलेट। तो KMT ये थ्योरी है, इसके बारे में जो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उनको पॉइंट्स नहीं बोलूँगा, मैं उनको पास्टुलेट्स बोलूँगा। अब ना वो जो 8 पास्टुलेट्स हैं वो क्या बयान करती हैं? दे डिस्क्राइब द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। यानी उन 8 पास्टुलेट्स का रियल गैस से दूर 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 तक कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, ये बेटा जी इंफॉर्मेशन है।
जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है ना मैं आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि ये आपने खुद ही याद करना होता है। KMT की ना कुछ पास्टुलेट्स, उनमें से ना ये कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं इस तरह नहीं डिस्कस करूँगा, ये आप ना समझने के बाद खुद पढ़ लेना कि क्या लिखा है। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास ना KMT है और उसकी कुछ पास्टुलेट्स, ये अब आगे जितना भी मैंने पढ़ाना है ना, मैं उसकी अब बेस क्रिएट करूँगा, बुनियाद बनाऊँगा। और उसमें मेरे पास ये पहली पास्टुलेट आ गई, यानी मैं KMT की बात कर रहा हूँ, KMT ऑफ गैसेस। लिक्विड और सॉलिड की भी KMT होती है। अच्छा, पहला पॉइंट, मैं आइडियल गैस की बातें करूँगा, मुझे ना इससे बाहर नहीं निकलने देना आपने। आइडियल गैस, पहला पॉइंट, एक मालिक्यूल ये, एक मालिक्यूल ये। KMT कहती है गैस मालिक्यूल्स के दरमियान ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आप इससे क्या पिक करेंगे? आप कहेंगे अगर मालिक्यूल्स में नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, द गैस इज आइडियल। जब हम वंडरवाल्स को पढ़े ना, वंडरवाल इक्वेशन, वहाँ पे एक वंडरवाल कांस्टेंट आता है ए होता है अट्रैक्शन बिटवीन गैस मालिक्यूल। और अगर ए ज़ीरो होगा इसका मतलब है गैस मालिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं है, और अगर अट्रैक्शन नहीं है तो फिर वो किस गैस की जिक्र हो रहा है? आइडियल गैस। अब इसके उलट आप चले जाओ, अगर गैस मालिक्यूल में अट्रैक्शन होगी तो वो गैस फिर आइडियल नहीं होगी, वो क्या होगी? नॉन आइडियल। अगर गैस मालिक्यूल में अट्रैक्शन होगी तो फिर ए ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि ए की कुछ ना कुछ क्या होगी? वैल्यू। अगर ए की वैल्यू होगी तो इसका मतलब है अट्रैक्शन है, और अगर ए की वैल्यू है तो इसका मतलब है वो गैस क्या है? नॉन आइडियल। एक ये बात आ गई। अब अगली बात, जितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी वो गैस ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और जितनी अट्रैक्शन वीक होगी उतनी वो गैस ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी। और अगर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल ज़ीरो हो जाएगी, दैट इज़ परफेक्ट आइडियल गैस। एनी प्रॉब्लम? दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे आओ। दूसरा पॉइंट है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने गैस को लिया, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कहता हूँ कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? आप कहते हैं सर इसका वॉल्यूम है 10 dm³। अब ये जो वॉल्यूम है ये दो चीज़ों से बनना चाहिए, एक है मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, जमा ये खाली जगह है, वॉल्यूम ऑफ खाली जगह, फ्री स्पेस, ये फिर आता है 10 dm³। ये इस तरह आता है। देखो ना, कंटेनर के अंदर कुछ जगह तो मॉलिक्यूल्स ने भी घेरी हुई है ना, तो उन मॉलिक्यूल ने जितनी जगह घेरी है, वॉल्यूम उनका और खाली जगह का, वो मिल के 10 dm³ आता है। अब आप ना KMT से पूछें क्या ये बात ठीक है? वो कहते हैं नहीं ये गलत है। हम कहते हैं इसमें गलत कौन सी है? वो कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता ही नहीं। क्या है? गैस का जो एक मॉलिक्यूल ले लेना, इट इज इनफाइनेटली स्मॉल इन साइज, बिल्कुल छोटा इसका साइज है, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट क्या है? ज़ीरो है, बहुत ना होने के बराबर। ये फिर ये डॉट क्या लगा हुआ है? फिजिक्स वाले दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं कि दिस इज द पॉइंट पार्टिकल, सिर्फ ये इशारा है, इसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल। यानी इसका मतलब है मॉलिक्यूल ऑफ गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। ये तो अगर अच्छा, इसको हम बी से जाहिर करते हैं, बी इज द साइज ऑफ, वैसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम वगैरह वगैरह वंडरवाल कांस्टेंट में, बी सिर्फ आपको बताएगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा जी अगर मैं कहूँ बी इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? मॉलिक्यूल हैज नो साइज, दैट इज इन केस ऑफ आइडियल गैस। अब सवाल, क्या हकीकत में गैस के मॉलिक्यूल का साइज नहीं होता? आंसर है गलत है, होता है, बहुत थोड़ा होता है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज नहीं करते। अगर आप कहें ना कि आटे में नमक जो है वो बहुत थोड़ा होता है, यार नमक का मैस निकालो, ये जो आपने मैस लिखा है ये सिर्फ आटे का ही है, और मैं कहता हूँ यार ठीक है, आटे का मैस ज़्यादा, नमक का मैस आटे के मुकाबले में बहुत कम है,
लेकिन आप उस नमक की मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो नो डाउट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, लेकिन आप मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नज़रअंदाज नहीं करते। तो अगर B 0 होगा तो आइडियल गैस, और अगर B की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी अगर B 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है वो किसकी तरफ आ गई, वो नॉन आइडियल। अब आप आगे इस बात को खुद लेके आगे चलो। अगर आप ज़हीन हो तो आप कहो जितना B बढ़ता जाएगा, यानी जितना गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता जाएगा उतनी वो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और जितना गैस के मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता जाएगा, 0 के करीब होता जाएगा, उतनी वो गैस क्या शो करेगी, आइडियल। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एक पॉइंट है, जितना आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये टेम्परेचर को, ये तो कल भी मैंने आपको बताया ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हीट, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये कल बात हुई है। नंबर 4 पे एक और बात भी ज़हन में बिठा, और वो क्या, ये कंटेनर है, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद ये वापस आता है। जब ये वापस आता है ना तो इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आती। साचा कुलयन इज कॉल्ड इलास्टिक कुलयन। अगर कुलयन इलास्टिक है तो वो गैस आइडियल है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? आंसर है नहीं। गैस के मॉलिक्यूल कुलयन के बाद उसके मोमेंटम में चेंज आती है, यानी रियल गैस का मॉलिक्यूल इन इलास्टिक कुलयन शो करता है। अब इलास्टिक कुलयन होगी तो आइडियल गैस, और अगर इन इलास्टिक कुलयन होगी तो वो आखिरी बात है कि आप ना इस चीज़ को पढ़ें, ये बात। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल को मैं कहता हूँ परफेक्ट, और नॉन आइडियल को मैं क्या कहता हूँ, रियल। दोनों में फ़र्क क्या है? आइडियल गैस ओबे गैस लॉज, ऑल गैस लॉज। कल मैंने आपको ना 5-6 गैस लॉज गिनवाए, बॉयल, चार्ल्स, एवोगैडो, गैल लुजिक्स, डाल्टन और ग्राहम। उन तमाम गैस लॉज को हर कंडीशन पर आइडियल गैसेस ओबे करती हैं, लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो गैस लॉज को ओबे तो ज़रूर करती हैं, लेकिन किस किस कंडीशन पर? हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर। कभी आप अक्ल और शऊर से काम लो ना, तो ये जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर लिखा हुआ है ना, ये हकीकत में आपको बड़ा क्या बता रहा है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ना मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं होती, और अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो गैस क्या बन गई, और जब आइडियल होगी तो वो गैस लॉज को क्या करेगी, ओबे करेगी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलता है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होगी? ये पता कैसे चलता है बेटा जी? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़े, पहले मॉलिक्यूल करीब से एक दूसरे के पास से गुजरा, स्लो होने की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो गई। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल तेज़ी से गुजर जाएगा पास से, अपनी ज़्यादा टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी की वजह से उन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती जाएगी, और जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, उतना वो गैस ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती जाएगी। दूसरा प्रेशर, भाई ज़्यादा प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे, और करीब आने पर अट्रैक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर कम करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और जब वो दूर जाएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन के चांसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कौन सी 2 कंडीशन हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन को कम करती हैं? एक टेम्परेचर का बढ़ जाना और दूसरा प्रेशर का कम हो जाना। और अगर अट्रैक्शन कम हो रही है तो इसका मतलब है वो गैस आपकी क्या होती जा रही है, आइडियल, और आइडियल गैस वो गैस लॉज को क्या करेगी, ओबे। एनी प्रॉब्लम? ओबे PV is equal to nRT. This is the general gas equation. साफ ज़रा, this gas equation is actually the combination of gas laws. ये ऊपर वाली बात ही ये नीचे लिखी हुई है, और ये वंडरवाल इक्वेशन यानी कैलकुलेशन इसकी वंडरवाल इक्वेशन से आप करते हैं। ये अभी बात हुई है कि आइडियल गैस के लिए A और B दोनों की वैल्यू 0 है,
और नॉन आइडियल गैस के लिए दोनों की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। पार्टिकल्स आर इनफाइनिटली स्मॉल, बिल्कुल, यानी पार्टिकल का जो साइज़ है ना होने के बराबर है। और पार्टिकल हैव स्मॉल साइज विच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आइडियल गैस, और अगर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो तो दैट इज़ द नॉन आइडियल गैस। इट्स ओके। और आइडियल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, अगर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर इतनी डिस्कशन, हमारा टाइम क्यों सारा बर्बाद करते हैं, कीमती टाइम जो हमने सोशल मीडिया पे बर्बाद करना होता है, तो वो आप इधर क्यों बर्बाद करते हैं। तो वो कहते हैं जी आइडियल गैस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। तमाम गैसेस जो हमारे इर्द गिर्द हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें 11 एलिमेंट्स गैसेस हैं, ऐसे ही था ना, लेकिन आपको उनके याद कोई नहीं नाम। 6 नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये टोटल 11 होगी। तो जितनी भी गैसेस, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं है, आप ये नहीं समझ के 11 गैसेस है, ये तो वो एलिमेंट है ना जो गैस की सूरत में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो कोई एलिमेंट, ये तो कंपाउंड है ना। तो ये नहीं समझना कि सिर्फ कायनात में 11 ही गैसेस, वो तो एलिमेंट्स है ना। तो गैसेस तो कायनात में जो रियल गैसेस हैं वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में। अगली बात, TC इज ज़ीरो। व्हाट इज TC? TC इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। और दूसरी तरफ TC जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये 0 केल्विन की बात हो रही। और नेक्स्ट अब देखो ना, कल हमने क्या पढ़ा था कि 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट ज़ीरो, और ये प्रैक्टिकली अचीव नहीं होती। अगर किसी गैस को 0 केल्विन पर, जो अचीव ही कोई नहीं होता, अगर वो गैस रहेगी तो वो आइडियल गैस होगी। कहानी होगी ना, कहानी क्लियर कि 0 केल्विन अचीव ही नहीं होता तो वहाँ पे गैस कौन सी जाएगी, एक चीज़ मिलनी कोई नहीं। तो वो मतलब एक ना फिनिक्स है, फिनिक्स ना, आपको पता ही नहीं है, इधर आओ, आपके चेहरे बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं फिनिक्स का क्या होता है। फिनिक्स एक फर्जी परिंदा है जिसका कोई वजूद नहीं है, फर्जी परिंदा है। और ये जो अमेरिका वगैरह उसकी ज़्यादातर कंपनीज ना, वो उसका ना जो उसकी एक फर्जी तस्वीर बनी हुई है। जैसे अपने ना एक बुराक नहीं होता, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक जो है वो मिराज पे ले गया। अब किसी ने बुराक देखा है? वो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती ना। लेकिन आप देखो बुराक की बड़ी तस्वीरें बनी होती हैं, उसका मुंह जो है वो औरत की तरह है, उसका जो जिस्म जो है वो घोड़ी की तरह है, वो बुराक की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो वो देखा तो किसी भी नहीं है, फर्जी है। इस तरह फिनिक्स भी एक बर्ड है जो हकीकत में कायनात में कहीं नहीं पाया जाता, उसकी तस्वीर। उस तरह आइडियल गैस भी वही है कोई नहीं, तो गुफ्तगू होती है। चले आएँ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, मैं भी बता चुका हूँ। अगली बात, कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अगर गैस को लिक्विड में लाना है ना, गैस के मॉलिक्यूल में नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस, लिक्विड के मॉलिक्यूल में सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर गैस को लिक्विड में लाना है तो नेग्लिजिबल को सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करें। लेकिन आइडियल गैस के तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ही नहीं होती, चाहे जितना मर्जी करीब ले आओ, इसलिए आप आइडियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन रियल गैस को कर सकते हैं, और वो आपको पता है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो आइडियल गैस है, और अगर 1 से कम होगी या ज़्यादा होगी तो वो नॉन आइडियल। आखिरी बात जो है ना वो क्या है, वो ये है कि मैं तो लफ्ज़ आइडियल और नॉन आइडियल गैस, मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ ये लफ्ज़ होना ही नहीं चाहिए, ये लफ्ज़ ही गलत है। सही लफ्ज़ क्या है? आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर। तो आप ना आइडियल बिहेवियर की बात करो, असल में हमें ना, और मैं आगे ना आइडियल बिहेवियर की ही बात करूँगा। मसलन अगर ये मैं कहूँ H हीलियम, ये मैं कहूँ H2, मैं हीलियम की चले बात करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं कहूँ ना कि क्या हीलियम आइडियल गैस है या नॉन आइडियल गैस, ये गलत सवाल है। मुझे ये पूछना चाहिए
कि किन कंडीशन पर हीलियम आइडियल बिहेवियर शो करती है और किन कंडीशन पर ये क्या है, नॉन आइडियल। तो आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस की बहस से निकलकर हमें बहस क्या करनी चाहिए, आइडियल अंडर विच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल। आप कहेंगे जी टेम्परेचर बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर पे जाकर जो रियल गैसेस है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है, और लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कम होगा मॉलिक्यूल स्लो होंगे, अट्रैक्शन डेवलप होगी, यूं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। आगे बढ़े। मेरे पास एक टर्म आ गई, टर्म इसके बाद एक ना बीच में चीज़ मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है, एक लफ्ज़ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ज़रा सुनना, लफ्ज़ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये मैं आपके साथ ना शेयर करना चाहता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेस बेटा जी हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से हम एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, जो अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें इट इज़ द मैयर ऑफ, मैयर मापना, मैयर ऑफ आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। ये जो रियल गैसेस हैं वो किन कंडीशन पर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, किन कंडीशन पर, तो वो हमें जी से पता चलता है, जेड से। नंबर 2, ये जी है क्या, आपने पढ़ा पी वी दैट इज कल टू एन आर टी। आप ना ये सब का सब इधर ले आओ, दूसरी तरफ 1 बच जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा पी वी ओवर एन आर टी। अब ना इसके इक्वल जो आएगा ना दैट इज कॉल्ड जी, ये बनता है, ये बनता। अब ना जी की वैल्यू या तो होगी 1, मैं इसको दोबारा, या जी की वैल्यू होगी 1 को हम कहते हैं यूनिटी। अगर जी की वैल्यू 1 होगी, यूनिटी होगी, तो वो आइडियल गैस है, आइडियल बिहेवियर है। या जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, यानी मोर देन 1 होगी, या जी की वैल्यू 1 से कम होगी, आई मीन लेस देन 1 होगी। पहली बात, अगर जी की वैल्यू 1 होगी तो उसका क्या मतलब है, जी की वैल्यू 1 का मतलब है वो गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, परफेक्ट, वो तमाम गैस लॉज को ओबे कर रही है, कांट बी, कैन नॉट लिक्विफाई, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिसकी जेड की वैल्यू 1 हो। नेक्स्ट, उस गैस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक तो ये बात आ गई। अब आपने ना इस पैरामीटर को ज़हन में रखना, आगे मैं 2 बातें और करूंगा। अगर जी की वैल्यू 1 से कम हो, और तीसरी बात मैं करूंगा अगर जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ये 3 बातें। अगर आपको ना मेरे बच्चे इस पैरामीटर का पता चल जाए ना, जिसकी बुनियाद पर मैंने इन दोनों को डिस्कस करना है, तो क्या कहना है। मेरे पास ना एक ग्राफ है, ज़रा इसको देखना, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर आप इसको देखोगे ना, ये वाली लाइन, ये जो मैंने लाइन लिखी, इसमें z की वैल्यू 1 है, और वो तमाम बातें जो अभी मैं लिख के आया हूँ कि z की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो गैस आइडियल है। z की वैल्यू 1 का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है। z की वैल्यू 1 का मतलब है कि आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर। अब ये तो हो गया, ये स्टैंडर्ड आ गया। अब अगली बात, इससे नीचे इनको देखो, ये सारा ये सारे का सारा, बेटा जी ये अगर 1 है तो इससे नीचे ये जो वैल्यूज़ है ये 1 से कम है ना, 0.6 है, 0.2 है, ये लेस देन 1। तो अब यहाँ पे ये जो सारे का सारा है ना, इसमें z की वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन 1। अब लेस देन 1 होंगी, आपने इसमें बात क्या याद रखनी है, इसमें अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी। जब ये था तो मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं,
जब z की वैल्यू 1 से कम आ गई तो इसका मतलब है अब मॉलिक्यूल्स में क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई। अब एक और पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जब Z1 होता है, आप आइडियल गैस की बात करते हैं ना, तो अगर आप उसका 1 मोल लेंगे तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 dm³। लेकिन जब Z की वैल्यू 1 से कम आएगी, जैसे ये मैंने बात की है, ये सारे का सारा एरिया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ Z की वैल्यू 1 से कम है, यहाँ पे अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी। अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब आने की वजह से 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 नहीं होगा, बल्कि वॉल्यूम इससे क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि 1 मोल अगर आप ये गैस लेंगे तो उसका वॉल्यूम लेस देन 22.414 है। एक और बात, जब यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, बेटा जी जिन गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है ना, उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होता है, और जिस गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन वीक होती है उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। इसका मतलब है ये जो गैसेस हैं दे इजीली लिक्विफाइड। इन सब बातों को ज़हन के अंदर बिठा लो। Z1 हो आइडियल गैस, Z1 हो नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, Z1 हो आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, Z1 हो तो मोलर वॉल्यूम 22.414। अब Z1 से कम हो तो ये 1 से कम हो तो अट्रैक्शन आ गई। अब अट्रैक्शन के साथ बाकी सारे चीज़ें जोड़ लो। अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तो वॉल्यूम 22.414 से कम हो जाएगा। भला क्यों कम होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो गए, करीब। और जिस गैस में जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको लिक्विफाई करना उतना आसान होगा। और आखिरी बात वो अट्रैक्शन के बारे में मैंने आपसे कहा था। अच्छा अब ऊपर चले जाओ, ये वाली बात बेटा जी, ये ऊपर चले जाओ। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे Z की वैल्यू, Z यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया 1.4 और यहाँ पे क्या हो गया 1.8, यानी अब Z की वैल्यू क्या है, मोर देन 1। अब ये जितनी भी बातें आपने लिखी हैं मेरे बच्चे उसको रिवर्स कर दो। चलो रिवर्स क्या करोगे? अब अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं करेगी, अब कौन डोमिनेट करेगा, रिपल्शन। अब उस गैस को क्या लिक्विफाई करना आसान होगा, मुश्किल हो जाए। अच्छा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414। अब रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल दूर चले गए और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये सारी बातें आप यहाँ पे रखें। ये जो लिखा हुआ है ना, ये मेरे पास आ गया, ये वाला Z लेस देन 1, Z मोर देन 1, ये सारी बातें आपके पास आ गई। Z फॉर पर्टिकुलर गैस कैन चेंज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी प्रेशर टेम्परेचर से Z की वैल्यू चेंज होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो इसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। बेटा जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। मैं आपको ना 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊँगा, 3 चीज़ें, उनको हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट कहेंगे, 3 चीज़। अब ना बड़ी गहराई वाली बातें हैं, बड़ी गहराई वाली, समझने वाली, इंटेलिजेंट बच्चे के लिए। मेरे पास आ गया क्रिटिकल कांस्टेंट में TC, PC, VC, इन तीनों को कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। TC क्रिटिकल टेम्परेचर, PC क्रिटिकल प्रेशर और VC क्रिटिकल वॉल्यूम। अच्छा मैं अपनी बात दोहराऊंगा ताकि आपके अंदर जज्बा और जोश पैदा कर सकूं कि हम इन बातों को जितनी भी ये 2 बातें हैं ना, यहाँ ये पढ़ी जाती हैं, हम इनको सीखेंगे। मतलब क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज़ द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, TC के बारे में क्या कह रहा है, इट इज़ द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर। इसका मानी क्या है? और इट इज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ये 2 बातें। अब ना आप इन बातों को इस तरह समझेंगे कि यही बातें अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे को समझानी पड़े, आप कैसे, यानी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आपसे सवाल करता है कि मुझे बताएं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, आप उसको पास बिठाएं और उसको समझाओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर TC, मैं ना 2 तरह से बेटा जी 2 तरह से आपको बात समझाता हूँ, क्योंकि ऊपर 2 डेफिनेशन दी हुई है। मेरी बात को जितना मैं समझाऊं उसी हद तक आपने रखना है। अच्छा जी, पहली मेरी बात,
मैं ना वाटर को लेता हूँ, वाटर H2O। मैं आपको ना पहले एक बात बताता चलूँ कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, आपने उस स्टूडेंट को ऐसे ही समझाना। वाटर को लिया, इधर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लूँगा, ये दो आपको समझाऊंगा। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का क्रिटिकल प्रेशर PC 217 एटमॉस्फियर है। ये दो बातें आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.142 है, 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका क्रिटिकल प्रेशर 73 एटमॉस्फियर है। चलो इतना लिखने से कम कम आपको दो सब्सटेंसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर तो याद हुआ ना। अब सुनो मैं क्या कहता हूँ। आप ना इस कंटेनर में आप इसमें वाटर ले लो, ये वाटर है। मैं कहता हूँ वाटर का टेम्परेचर कितना है इस पर, आप कहते हैं सर वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कहता हूँ वाटर का प्रेशर कितना है, आप कहते हैं सर आप 1 एटमॉस्फियर। आप इस पानी को हीट करते हैं, हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 25, 30, 35, 40, सार प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा कि ये प्रेशर जो है ना 1 एटमॉस्फियर, ये मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ। ये जो 1 एटमॉस्फियर है, ये इसके ऊपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर, एक्सटर्नल प्रेशर। 25 पर वाटर का जो प्रेशर होता है ना, वो 43.7 टॉर होता है। अच्छा, और 1 एटमॉस्फियर आप जानते हैं 760 टॉर होता है। मैं ये ज़रा करेक्शन करता चलूँ। सुनो, आपने वाटर को हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा, साथ प्रेशर भी बढ़ा। जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 100, तो वाटर ने बॉयल करना शुरू किया। वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में जाना शुरू हो गया। ये पहले लिक्विड था, अब किस में जाना शुरू हो गया, वेपर से। मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी, वाटर को वेपर्स में जाने से रोको। आप क्लोज कंटेनर ले लेते हैं, आप वाटर का प्रेशर जो पहले 1 एटमॉस्फियर था, अब इसको 2 एटमॉस्फियर कर देते हैं। जो ही आप 2 एटमॉस्फियर करेंगे, अब वो वाटर जो तेज़ी से वेपर्स में जा रहा था, लिक्विड कम हो रहा था, वेपर्स बढ़ रहे थे, अब उसने वेपर्स में जाना बंद कर दिया। थोड़े बहुत वेपर्स बन गए, वेपर्स तो बने, और ये जो 2 एटमॉस्फियर प्रेशर बना, ये उन वेपर्स का ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मेरे पास सारे का सारा पानी था, और जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, अब कुछ पानी रह गया और कुछ ऊपर उसके क्या बन गए, वेपर्स। मैं कहता हूँ प्रेशर कितना बना, आपने कहा जी 2 एटमॉस्फियर हुआ। अब आप मज़ीद हीट करो। जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, वाटर दोबारा तेज़ी से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और मैं कहता हूँ जनाब रोको इसे। आप कहेंगे सर मैं प्रेशर और बढ़ा देता हूँ, 3 एटमॉस्फियर, 4, 5, 6, इस तरह ये काम चलता गया। मैं हद पे पहुँचता हूँ, एंड पे। एक वक्त आया कि आपके पास वाटर का टेम्परेचर रह गया, हो गया 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पर जो प्रेशर हो चुका है ना, वो 217 एटमॉस्फियर हो चुका है। थोड़ा सा पानी मौजूद है, और बाकी सारा पानी किस में कन्वर्ट हो चुका है, वेपर्स में। ये आ गया। इसका मतलब है पानी और वेपर्स के दरमियान यहाँ इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब अगली बात, असल काम की बात आ गई। अब मैं और हीट करता हूँ। टेम्परेचर होता है 375 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इससे थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा। पहले क्या हो रहा था, जब वाटर लिक्विड से वेपर्स में जाने लगता है ना, तो आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, और ये काम कहाँ तक चलता रहा, 217 एटमॉस्फेयर तक, और टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच गया। अब आप हीट करें, वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 370, और सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ वाटर बचा ही कोई नहीं। मैंने कहा जनाब अली प्रेशर बढ़ाओ और कुछ वेपर्स को पानी में लाओ, लिक्विड में लाओ। आप पूरी दुनिया का प्रेशर एग्जर्ट कर ले, 217 क्या, 2017 एटमॉस्फेयर कर, 2 करोड़ एटमॉस्फेयर कर दो, पूरी ज़मीन का वज़न डाल दो।
अब आप वाटर को लिक्विड स्टेट में नहीं रख सकते। तो ये वाला टेम्परेचर 374.44 ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर था, हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर आपने प्रेशर बढ़ा के वाटर को किस स्टेट में रखा, लिक्विड में। इस टेम्परेचर के बाद वाटर लिक्विड में नहीं रहेगा। तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर आप लिक्विड को लिक्विड स्टेट तक रख सकते हैं, उस हाईएस्ट टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और उस पर जो गैस का वॉल्यूम होगा उसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी पहले आपको किस चीज़ को देखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा एक बात, तस्वीर का दूसरा रुख, तस्वीर का रुख एक और। अब एक और बात सुनना, मेरे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सुनना मैं क्या कहता हूँ, एक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है। मैंने आपसे ना अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कहा कि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पर इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 73 एटमॉस्फेयर है। ये बुनियादी बातें। अब आपके पास ना मैंने 2-3 सवाल करने हैं, आपने मुझे एंड पे जवाब, पहले सुन लो। आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। मैं कहता हूँ इस कार्बन डाइऑक्साइड इसका टेम्परेचर कितना है, आप मुझे कहते हैं सर इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा अब एक बात याद रखना, ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, वो 31 है, और इस वक्त गैस का टेम्परेचर कितना है, 40। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर मैं इस पर प्रेशर बढ़ा देता हूँ। आप प्रेशर बढ़ाते हैं, आप प्रेशर बहुत ज़्यादा पूरी कायनात का प्रेशर लगा देते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो आप कहेंगे, आप पूछते हैं सर वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2, वो तो मैंने तो उस पर बड़ा प्रेशर इंक्रीज़ किया, जितना भी लैब के अंदर अवेलेबिलिटी थी मैक्सिमम प्रेशर में एग्जर्ट वो मैंने कर दिया। तो फिर मैं उसे कहूँगा कि अजूरे वाला आपने टेम्परेचर कितना रखा है, उसने कहा 40। और मैंने कहा पागल, अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना तो आप पहले उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाओगे। क्रिटिकल टेम्परेचर इसका कितना है, 31। तो आप टेम्परेचर 31.142, तो आप टेम्परेचर 31 से कम लाओ। तो पहले आप 40 को क्या करो, इसको 30 कर दो, एंड दिस टेम्परेचर 30 दैट इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 30 करो, 30 से नीचे को ले जाओ, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से कम आपको करना पड़ेगा। अब आप इसमें प्रेशर एक्सर्ट करो, इट विल कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ से सारी बात आपके ज़हन में क्या बैठी, अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले आप उस गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक ठंडा करोगे। उसके बाद अच्छा, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, फर्स्ट के गैस A है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। बताओ अगर वो गैस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी तो क्या उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय अप्लाइंग द प्रेशर? बोलो कैसे, क्यों? क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिस टेम्परेचर इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर TC जो है -118 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना चाहता हूँ, मैं क्या पहले काम करूँ, मैं ऑक्सीजन का टेम्परेचर -118 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करूँ। उसके लिए मुझे इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। ये कितने टेम्परेचर पे, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको मैं ठंडा करूँगा 20, और ठंडा करूँगा 10, और ठंडा करूँगा 5, ठंडा करूँगा -1, और ठंडा करते जाओ, करते 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 जब इसका टेम्परेचर -118 से नीचे जाएगा ना, यानी -119 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, अब आप इस पर क्या बढ़ाओगे, प्रेशर। इसका मतलब है कि अगर 25 पे ऑक्सीजन है तो इतना टेम्परेचर पहले नीचे ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको फ्रीजिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, और उस पर लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्चा आएगा।
इसका मतलब है जिस गैस का जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है ना, थोड़े से थोड़ा, उतना उसको लिक्विफाई करना मुश्किल। हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर He, इसका जो Tc है ना, Tc वो -268 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब अगर आप हीलियम को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो पहले उसको इस टेम्परेचर तक क्या करोगे, ठंडा, उसके बाद आप उसको लिक्विड में करवाना। मेरी बात को समझ रहे हो ना? अच्छा, अब ना मैं एक और चीज़ आपके ज़हन में लाना चाहता हूँ। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कई चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। वो क्रिटिकल टेम्परेचर को किस किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं? वो क्रिटिकल टेम्परेचर को A और B से कनेक्ट करते हैं। वो क्रिटिकल टेम्परेचर को आइडियलिटी ऑफ गैसेस से, डियलिटी ऑफ गैसेस से करते हैं। वो क्रिटिकल टेम्परेचर को लिक्विफैक्शन से कनेक्ट करते हैं। वो क्रिटिकल टेम्परेचर को अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स उससे कनेक्ट करते हैं, एंड मैनी मोर। अब आपको पता है सबसे कम टेम्परेचर किसका है? क्रिटिकल टेम्परेचर। ये ना वैल्यू आपको आनी चाहिए। ये वैल्यू, ये टेबल रटना है बाय गॉड। अगर आप ना इन सब्सटेंसेस की, ये जो हैं वाटर वेपर्स, अमोनिया, फ्रीऑन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, इनमें बड़ा फड्डा डलता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। ये ना सेंटीग्रेड वाले याद कर लो, सिर्फ सेंटीग्रेड वाले, केल्विन वाले बार में कन्वर्ट कर लेना। सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? हीलियम। अब आप इससे ज़हन में क्या बिठाओगे? ये आपको पता चल गया, हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। अब चीज़ें कनेक्ट कर लो। जिसका हीलियम सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती है। इसका मतलब है जितना क्रिटिकल का टेम्परेचर कम होता जाएगा उतना आइडियल बिहेवियर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको उलट कर लो। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना नॉन आइडियल बिहेवियर। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ जी ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, तीनों में सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर कौन शो करेगी? आप क्रिटिकल टेम्परेचर को देखो। अगर कोई के सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल कौन शो करेगी? आप क्रिटिकल टेम्परेचर को देखो। दूसरी बात, वो कहते हैं कि बताएं कि ये 4 गैसेज है, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें से किसको लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। जो आइडियल है उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है, उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है, और उसकी A और B की वैल्यू थोड़ी है। इन आइडियल से इन सबको जोड़ते जाओ। ये सारी के सारी बातें ना, मैं दोबारा कहूँगा, ये जो टेबल मैंने आपके सामने रखा है ना, आपको ये टेबल आना चाहिए, ये रटना है, ये याद करना है। अच्छा, इसके बाद ना लिक्विफैक्शन मेथड है, एक फैराडे मेथड है, क्लार्क्स मेथड्स है, लिंड्स मेथड्स है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। लिंड्स मेथड्स में हम जाउल थॉमसन इफेक्ट, इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। MCQ क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड या प्रिंसिपल इज यूटिलाइज टू लिक्विफाई द गैसेज इन लिंड्स मेथड। तो कौन सा प्रिंसिपल? हम जाउल थॉमसन। और एक नीचे मैंने एक और MCQ लिख दिया, विच ऑफ दीज पेयर ऑफ गैसेज कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। तो आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, क्यों? ये बहुत अहम बात है। क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। अच्छा, एक नुक्ता ये है, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये नई बात आपने कर दी। वंडरवाल्स केमिस्ट्री में ना इतनी ज़्यादा बातें हैं कि हर अगले लम्हे मैं अपनी पहली बात से मुकर जाता हूँ, हर अगले पॉइंट पे मैं अपनी पहली बात से मुकर जाता हूँ। वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप 24 घंटों में आपकी ना मुख्तलिफ बिहेवियर नज़र आते हैं। कभी तो आप बहुत सॉफ्ट है, जो मर्ज़ी बात आपसे बनवानी हो आप मान जाते हैं, और कभी आप इतने ढीठ बने होते हैं, आप सीधी बात। ऐसे ना इंसान का रवैया ऐसे ही है ना। अच्छा, बिल्कुल गैसेस का रवैया भी ऐसे ही। आओ वंडरवाल इक्वेशन, बेटा जी ये आपके पास वंडरवाल इक्वेशन है, ये वंडरवाल इक्वेशन। अच्छा, एक है ना PV दैट इज इक्वल टू nRT। मैं इसको नहीं मानता, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं ये लिखा हुआ, ये लिखी हुई है PIV फ्री लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें कौन सा तीर मार दिया है, आपने क्या इसमें चेंज लाया? बेटा जी मैंने ना, जब मैं PI लिखता हूँ ना तो PI मीन
प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। और जब आइडियल गैस के प्रेशर की बात करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं होगी, वो मॉलिक्यूल ज़ोर से वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा, और जब ज़ोर से टकराएगा वो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी, अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ। आपसे मैं कहता हूँ जनाब ज़ोर से जाके दीवार में ठा, अब ज़ोर से लगेगा, मुंह सारा छिला के बैठे हुए। लेकिन अगर आपको मैं पीछे से कोई रस्सा डाल दूँ, अट्रैक्ट करूँ, अब मेरे को चलो आप दीवार से, अब आप उतना फोर्सफुली कोलाइड नहीं करेंगे। अब जो आइडियल गैस है उसकी सूरत में ये जो पी आई है ना, ये ज़्यादा आता है। लेकिन जब अट्रैक्शन होगी, अच्छा वी फ्री का क्या मतलब है? अभी आपने वो एक पास्टुलेट नहीं पढ़ी कि गैस के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो वो कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन वंडरवाल कहता नहीं नहीं, वॉल्यूम होता है, चाहे बहुत कम हो, आप उसको नेगलेक्ट नहीं करें। अब वंडरवाल ने क्या किया, उसने पी आई यानी प्रेशर की करेक्शन की। वो कहता है पी आई नहीं होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पी वी इक्वल टू NRT में पी नहीं होना चाहिए, बल्कि पी की जगह पे ये आना चाहिए, और वी नहीं होना चाहिए, बल्कि वी की जगह पे ये आना चाहिए। ये आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर करेक्शन उसने कैसे की, वॉल्यूम करेक्शन उसने कैसे की। तो इसका मतलब है अब ये वाला जो सारे का सारा फैक्टर है ये P है, और ये सारे का सारा फैक्टर क्या है, ये V है। और यूं ये आपके पास एक वंडरवाल इक्वेशन बनी, इट इज़ फुली ओबेड बाय रियल गैसेस। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इसी वंडरवाल इक्वेशन को आइडियल गैसेस पर अप्लाई करो, आइडियल गैसेस पर, तो भला क्या होगा? आइडियल गैस के सूरत में A 0 होता है और B भी क्या होता है, 0। बेटा जी यहाँ A की जगह पे 0 लगाओ, A की जगह पे 0 n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा 0, और 0 ओवर V स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस पूरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, P, इधर P बच गया। अच्छा, अब ना B की जगह पे 0 करो, ये B की जगह पे 0 n से मल्टीप्लाई करेगा 0, और V माइनस 0 दैट इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल टू NRT। आपने नोट किया कि जब मैंने वंडरवाल इक्वेशन को आइडियल गैस पे अप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट होगी, जनरल गैस इक्वेशन। और 1 मोल के लिए क्या है, A क्या है, ये सारी बातें जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है ना मेरे बच्चे, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, कोई इसमें नई बात नहीं। और बिल्कुल इसी तरह ये B के बारे में, B को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड अफेक्टिव इनकम्प्रेसिबल को वॉल्यूम। ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। आइडियल गैस के लिए B की वैल्यू क्या है, ये सारी बातें मैं पीछे करके आया। कुछ MCQs आपने मुझे बताना ताकि तेज़ी से आगे बढ़े। इन द इक्वेशन स्टेट ऑफ आइडियल गैस P इक्वल टू NRT, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R वुड डिपेंड ओनली ऑन, किस पर डिपेंड करता है, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन 3 चीज़ों पर R डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, ये हो चुका है क्वेश्चन। करेक्ट फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, वैसे हम तो पढ़ते हैं ना P1 V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ये हम पढ़ते हैं, यानी ये हम पढ़ते हैं P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2। इसको मॉडिफाई कर किस तरह ले जाओ, तो ये आपके पास रहा, ये वाली फॉर्म बनेगी करेक्ट, मॉडिफाई कर लेना, यानी आपके पास P1 V1 P2 V2 T1, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेटा जी ये आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। अकॉर्डिंग टू KMT ऑफ गैसेस देयर आर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होती है, नो। मॉलिक्यूल हैव कंसिडरेबल वॉल्यूम, नो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन, यस। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज आफ्टर ईच, ये नो इलास्टिक है ना, तो 40 द आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू KMT ऑफ गैसेस द एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस। बेटा जी खुदारा ये टेबल याद कीजिएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी n मोल के लिए, 1 मोल के लिए कितनी होगी, ये 2 मोल के लिए, ये 3 मोल के लिए, ये पर मोल मीन 1 मोल के लिए, और इस तरह मोल की बजाय मॉलिक्यूल की बात करो। अब ये टेबल आपको करना पड़ेगा। बेटा जी नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट, आप ज़रा गौर से,
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ आइडियल और नो और रियल गैसेस? पढ़ लो, मुझे बताओ क्या आंसर होगा। पहले मुझे ए में बताओ क्या फड्डा है, ए में क्या फड्डा है? वो कहता है हैव नो फोर्स। ये आइडियल गैस के लिए तो ठीक है, लेकिन रियल गैसेस में तो अट्रैक्शन होती है। दूसरी बात में क्या फड्डा है? वो कहता है कुलैयन इलास्टिक होती है, लेकिन रियल गैसेस में इनलास्टिक होती है। तीसरी बात, एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ये आइडियल गैस के लिए है। और आखिरी बात मालिक, ये दोनों के लिए ही ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड? हाइड्रोजन एंड हीलियम। बट क्यों, रीज़न, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आपका ना सुन लेना, अब आपका परसों टेस्ट होगा गैसेस का, लेकिन याद रखना है आपने उस टेस्ट से पहले मेरे ना यूट्यूब पे गैसेस से रेलेवेंट 3 लेक्चर्स हैं, उनको बड़े ध्यान से एक एक लफ्ज़ सुनना है। ये 2 लेक्चर जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इनको आपने सुनना है। और फिर मैंने आपको ना एक बुक लगवाई हुई है, उसके हर एक MCQ आपको आपने सॉल्व करना है। ये सारी वर्किंग आप करेंगे। इस यूनिट 3 जो गैसेस का है, आपके MD के पेपर में इसमें से 3 MCQs आने हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। और अगर जो मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूँ, जो रोड मैप बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपके गलत नहीं होंगे। और सबसे अहम नुकता जो मैं आप में डेवलप नहीं कर पा रहा, मैं अपनी नाअहली भी समझता हूँ, लेकिन आपको भी इसमें कुछ शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, हमारी सारी एफर्ट्स का, एक्टिविटी का फ़ायदा क्या होगा, मुझे बताओ। आप टेस्ट से भागते हैं। एंटी टेस्ट जो है ना, एंटी टेस्ट 4 चीज़ों का नाम है एंटी टेस्ट: कॉन्सेप्ट, क्रैबिंग, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्सेप्ट, क्रैबिंग रट्टा 100%, कॉन्सेप्ट 100%, कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मजाजी, कोई छुट्टी नहीं, रोज़ाना का काम रोज़ाना, एंड द लास्ट वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। असल जो एग्जामिनेशन हॉल में जो कंपटीशन हो रहा होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का होता है। जो उस दिन अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा गया, अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर गया, समझे वो कामयाब हो गया। वो जो 2-3 घंटे का टाइम होता है ना, उसको पीसफुल वे में, वेरी इफेक्टिव वे में गुजारना ही असल काम है। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आपके टेस्ट देने से आता है, आपकी गलतियों को सही करने से आता है, टेस्ट से नहीं भागना। और आपको पता है कि परसों हमारी जो टाइमिंग है, पहले आधा घंटा हमारा टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद फिर हम ना इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।